नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर है, ये कोई विश्लेषण नहीं है। खबर ये है कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हुई है विपक्ष की। ये बैठक पूरी तरह से सीक्रेट बैठक है। इस बैठक में बहुत सारे एजेंडों पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मुख्य जो एजेंडा था चुनाव को लेकर, जहां विपक्ष में भी बाबा हमने देखा था कि सारे लोग चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर नहीं हो, लेकिन कई लोग ऐसा चाह रहे हैं कि चुनाव वक्त पर हो। यानी विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे पर एकजुट नहीं है और इससे कहीं ना कहीं फायदा नीतीश कुमार को होता दिख रहा है। यहां तक कि भाजपा भी ये खुले जबान में ये नहीं कह रही, लेकिन वो बोल रही है कि वक्त पर चुनाव नहीं हो तो ठीक रहेगा। चिराग पासवान ऑलरेडी हमला कर रहे हैं। ऐसे में खबर बाबा ये है कि 10 पॉलिटिकल पार्टियां बिहार की, विपक्ष और विपक्ष की तरह की सारी पार्टियां दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिली हैं। इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं। नाम भी मुझे खबर लग गई है कौन कौन गए हैं। जीतन राम मांझी पहुंचे हैं 2 बजे की फ्लाइट से, समय लग गया उनको। उनके रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से वहां पहुंच गए हैं। मनोज झा, जो कि आरजेडी कहा जा रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं है महागठबंधन को लेकर, वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे तेजस्वी यादव के। उसके अलावा वीआईपी के जो प्रवक्ता है राजीव मिश्रा जी, वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि रालोसपा के प्रतिनिधि भी वहां पे हैं। लेकिन बाबा बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं बाकी दलों को भी जोड़ा गया है। हमने तो महागठबंधन में अब तक 5 ही दल को जोड़ा था और हम समीकरण में जोड़ रहे थे कि सपा, बसपा, जेएमएम ये सब आ सकती हैं, लेकिन सीपीआई वगैरह भी दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए हैं और भी लोग। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वहां भीड़ लगी है उन लोगों की जो नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ना चाहते हैं। नमन जी, सबसे बड़ी बात है कि खबर बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे विपक्षी दल ये एक बात समझ रहे हैं कि अब उनके पास ये लास्ट समय है जी, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब अगर इस बार जी कहीं अपने सिक्का जमा लेते हैं या बिहार में जम जाते हैं तो फिर उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधि तैयार कर लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नीतीश कुमार के सटी हुई है कि कभी भी नीतीश कुमार को साइड करके और अपना वो मोहरा पूरी तरह से भाजपा का अपना एजेंडा बिल्कुल एकदम ठप्पा लगा ले। और ऐसी स्थिति में विपक्ष, सारे विपक्ष को यह पता है कि इस बार अगर नीतीश कुमार को नहीं आप मात दे सकते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि हर कोई चाह रहा है कि कोरोना हो या जो कारण हो, किसी कारण से चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जा सके। वह नेताओं के नाम को भी हम चर्चा कर लें तो ये सारे राष्ट्रीय नेता हैं। चाहे राजीव मिश्रा की आप बात करें, मनोज झा की बात करें, आप ये सारे लोग ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ हद तक तो कहा था गाइड भी करते हैं। जी जी जी। लेकिन एजेंडा जो कहीं ना कहीं मुख्य कहा जाएगा, जिस कारण से हमने भी कल अपडेट दिखाया था कि चुनाव आयोग ने जो पोस्टल बैलेट है उसकी लिमिट को काफी कम कर दिया है, पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ये लेकर जगदानंद सिंह भी पहुंचे थे। विपक्ष का बिहार में एक चेहरा पहुंचा था बात करने के लिए चुनाव आयोग से। अब दिल्ली में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपने की बात कर दी है, डिसीजन ले लिया है कि चुनाव को 250 लोगों पर बूथ के हिसाब से कराया जाए। चुनाव आयोग से भी इन लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या चुनाव आयोग तैयार है, क्या चुनाव आयोग सोशल मीडिया और जो ये कोरोना काल है इसके सामंजस्य से चुनाव करने के लिए तैयार है, क्या उसकी तैयारी संपूर्ण है? नमन जी, सबसे पहली बात तो कि ऐसा पहली बार हुआ है चुनाव आयोग की, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी भी हो, पर अब तक चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया हो तो बैकफुट पर नहीं गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना संकट के दौरान, जो कि विपक्ष हमलावर था पहले से भी कि आखिर ये पोस्टल बैलेट वाली बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। और ये बातें स्वीकार किया है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी। और इन बातों को स्वीकार करने के बाद पक्ष भी इसमें आया है। जो पक्ष के लोग, जो सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग का बहुत बढ़िया फैसला है, आज मैंने राजीव रंजन जी की बातें सुनी है। उन्होंने बातचीत के दौरान ये बातें कही है कि नहीं, 65 साल से 80 साल करना एक बढ़िया कदम है। माधवानंद ने भी इस बात को कहा है और विपक्ष ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि नहीं, अब जो है वो दायरा जो है कंफर्म तो हम नहीं है, लेकिन हमें खबर ये है कि माधवानंद भी इस मीटिंग में शायद पहुंचे हैं। जी, सारे विपक्षी दलों, आपके सूत्र जो बता रहे हैं उस सूत्र की जानकारी बहुत मजबूत सूत्र है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा, 2 एजेंडों की बात की जा रही है मुख्यतः। ये चुनाव एक्चुअली 3 एजेंडे हैं, लेकिन 2 मुख्य एजेंडे सामने दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 जो ये सारे दल जुटे हैं, इनका एक साइलेंट एजेंडा तो है ही कि एकजुट होकर एक मंच पर आने का प्रयास करे। कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर नहीं बना जाती है राजद, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन किया जाए जी, किस्तों में कोऑर्डिनेट करके जो जहां मजबूत है उस हिसाब से चला जाए।
एक फ्रेंडली मैचेस की भी आवश्यकता पड़े तो वो भी हो, लेकिन एक लक्ष्य एक हो कि नीतीश कुमार को हराना। लेकिन दो एजेंडे बाबा आज इन लोगों ने सामने रखे हैं। एक तो 250 लोगों को पर बूथ आप चुनाव वोटिंग करने की अनुमति दीजिए, कैपेसिटी कीजिए, कम कीजिए उसको। और दूसरा कि जो वर्चुअल रैली है, जिस तरह से वर्चुअल समाज, आज ही मैंने एक पैकेज किया है, जदयू ने पूरी शक्ति झोंक दी है, भाजपा ने अपनी वर्चुअल रैली के लिए पूरी तैयारी कर लिया है, हर कार्यकर्ता को मोबाइल तक देने वाली है भाजपा, ये खबर आ रही है। तो इन परिस्थितियों में बाबा इन लोगों ने एक बड़ा प्रपोजल सामने रख दिया है कि वर्चुअल रैली पर बैन लग जाए। आप बिल्कुल नमन जी, भारत एक बहुत बड़ा संवैधानिक देश है, बहुत बड़ा देश है, और इस देश में संविधान का निर्माण और चुनाव की प्रक्रिया इसलिए की गई थी इस तरह की कि जिससे कि खर्च कम हो सके। चुनाव प्रचार के तरीके अलग अलग थे, आपने देखा होगा कि खर्च कम करने के लिए चुनाव आयोग भी अलग अलग तरह की नीतियां बनाता है। लेकिन जिस तरह से अभी जो स्थिति है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके पास धन का भी कोई कमी नहीं है। वो धन तंत्र का प्रयोग कर करके और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकती है, ऐसा सभी विपक्षी का कहना है। और अन्य दलों के पास इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं तो उनके पास हो सकती है, क्योंकि वर्चुअल रैली में वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो लगातार वो भी दो तीन दलीलें दी गई हैं बाबा इस पे। एक तो कि बिहार में कुल मोबाइल यूजरों की संख्या जो है वो 53% है, जो कि आधी आबादी के आसपास हो रहा है। और सबसे बड़ी दलील यही दी गई है कि 37% मात्र इंटरनेट यूजर्स हैं बिहार में। उन परिस्थितियों में आप इंटरनेट पर डिपेंडेंट होकर चुनाव नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं बाबा कि हमने तो एक तरह से ये खबर देख ली है, हमने सामने लगभग जायजा हम 2-3 दिन से लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ ये नजर आ रही है बाबा कि विपक्ष चुनाव चाहता है, बस वो चुनाव आयोग की परिस्थितियां, तैयारियों के हिसाब से जानना चाहता है, और कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाहता है कि जो एनडीए है, जिसके पास सत्ता की भी ताकत है और पूंजी भी अच्छी खासी है, उसका उपयोग दुरुपयोग क्यों ना करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये डर लाजमी भी है, कारण कि अगर चुनाव में कहीं ना कहीं अगर धनतंत्र का समावेश हो जाएगा तो चुनाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फेयर एंड फ्रेश चुनाव कराने की बात जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगी, चाहे चुनाव जितना भी तैयारियां। बड़ा सवाल मेरा है बाबा, यहाँ पे आखिरी सवाल है आपसे, शायद ये चुनाव आयोग के हवाले से या चुनाव आयोग के बहाने से क्या इन दलों ने जो काम बिहार में नहीं हो पा रहा था ये दिल्ली में करने का प्रयास किया? बिल्कुल नमन जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि ये एक रास्ता है, मंच पर तो बहुत दिन बाद आया है। बिल्कुल, ये एक रास्ता है जब एक बार फिर से आप 2014 और 2015 में देखे होंगे जिस तरह से एकजुटता के प्रयास किया गया था, 2019 में जो नहीं हो सका, 2020 में शायद 2019 की हार इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि सारे विपक्ष एक जगह मिल करके और सत्ता में बैठे लोगों को धमक अपनी दिखा सकें, और ये प्रयास हो सकता है कि आगे काम करे। तो आज की खबर में अभी तक इतना ही। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी, पंचनामा में या रातों रात में या अन्य किसी खबर में। फिलहाल एक बड़ी अपडेट है कि महागठबंधन के सारे दल और विपक्ष के सारे दल, कुल मिलाकर 9 दल दिल्ली में, 9-10 दल थे, 9-10 दल जाकर दिल्ली में मुलाकात किए हैं, आपस में बैठकर डिसीजन किया है चुनाव वक्त पर हो, लेकिन इसमें डिजिटल रैली की उपयोगिता को खत्म किया जाए, क्योंकि भाजपा और एनडीए जो है वो बिहार में और कहीं ना कहीं केंद्र में सत्ता में है, इसके हिसाब से वो इन हथकंडों का उपयोग कर सकती है। अब देखना होगा चुनाव आखिर क्या डिसीजन लेता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।